क्या है कि इन्वेस्टमेंट चैलेंज की बात कर रहे थे, पहले पढ़ा रहे थे ना इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, तो उसी में बताया है कि इन्वेस्टमेंट चैलेंज क्या है। इन्वेस्टमेंट का पहला चैलेंज है जीएफसी ना, जीएफसी बोल दिए, दूसरा एफडीआई, तीसरा इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जीसीएफ क्या होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसको लिख देते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कि जनरली जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है ज्यादातर ये 4 गो ब्रॉड क्षेत्र में होता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन। लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करवाने की चाहत किसमें है, एमएसएमई सेक्टर में। और एमएसएमई सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, मान लो कि 1% से भी कम। और यहाँ तो मिनिमम 10% है, यहाँ पर मतलब 40-40-50-50% तक इन्वेस्टमेंट चला गया है, एक साल का देखा गया था। और इन्वेस्टमेंट करने वाला का एक बात और होता है, इन्वेस्टमेंट करने का इंटेंशन कैसा है। तो एक मतलब इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि उसको लग जाएगा कि अगर कोई इंटरप्रेन्योर है, अगर इंडस्ट्री लगाता है तो उससे इन्वेस्टमेंट करने वालों को लाभ होगा कि नहीं। मतलब कि अब कोई भी अगर मान लो कि इन्वेस्ट कर रहा है, इंडस्ट्री लगाता भी है, तो उसका पहले ही से प्लान एंटरप्रेन्योर्स के रूप में पता कर लेता है कि उसमें लाभ होगा कि नहीं होगा। जनरली अब यहाँ से भी अब यहाँ शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी बात, एक और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा अभी वही है ना। तो एफडीआई में क्या होता है, मतलब कि एफडीआई जो होता है कि उसमें उधार का नाम नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उधार रहे, कुछ भी है, नॉन डेप्ट कैपिटल फ्लो होता है, नॉन डेप्ट कैपिटल फ्लो। मतलब कि एक्सटर्नल कोई आके तुम्हारे कंपनी में फाइनेंस कर दे तो उसी को कहते हैं एफडीआई। बाहरी कोई या कोई अपना कुछ भी अपना शुरू करते हैं, उसमें फाइनेंस करना शुरू कर दे, है ना। ये ऐसी मतलब कि मान लो कि पैसे के रूप में ही नहीं, टेक्निकल भी सपोर्ट दे रहा है, और भी बहुत सारा चीज है। तो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई से एक प्रकार से एफडीआई को शुरू करने से कोई भी इकोनॉमी बोल सकते हो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाता है। क्या हो गया, इन्वेस्टर फ्रेंडली। तो एसबीआई का मतलब कि टू तरीके, मतलब कुछ एफडीआई का कुछ अपना विशेषता भी है। तब क्या उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, पहला कि एफडीआई मतलब कुछ ऐसा सेक्टर है जिसमें एफडीआई को नॉट परमिटेड किया गया है। तो उसको परमिट नहीं किया गया कुछ सेक्टर में, हर एक सेक्टर में एफडीआई संभव नहीं है। जैसे न्यूक्लियर सेक्टर में अभी एफडीआई नहीं है शायद। दूसरा, फ्यू सेक्टर में एफडीआई मतलब कि एक एफडीआई का एक लिमिट निर्धारित कर दिया गया है। स्पेसिफिक लेवल पर, मतलब किसी सेक्टर में बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जिसमें एफडीआई को परमिट ही नहीं किया गया, बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ लेवल तक एफडीआई को परमिट किया गया है, और कुछ ऐसा सेक्टर है जहां 100% तक एफडीआई अलाउ किया गया है। एफडीआई अप टू
100% तक अलाउड। समझ में आ रहा है? तो एफडीआई का अपना सिस्टम है। अब इसमें देखना होगा कि इंडिया में एफडीआई का भी परसेंटेज क्या है, कैसे है। है ना? और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है। तो ये सब चैलेंज है इन्वेस्टमेंट करने का। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। समझ में आया? ये तो पता ही होगा एमएसएमई में क्या आता है, एमएसएमई का डिफिनीशन क्या है अभी करेंट वाला। प्रेजेंट में एमएसएमई का डिफिनीशन क्या है? होता है कि पेज पर पिक्चर को कैसे लाए इसके डेस्कटॉप स्क्रीन तो दिख जाता है। ओके, आइडिया तो सही है। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? हम्म, दिख रहा है। ठीक है, ठीक। देखो एमएसएमई का एक डेफिनेशन है, पहले वाला इस लिख लेना। ऑफ कर दो साउंड। देखो एमएसएमई में क्या है क्लासिफिकेशन में, पहले का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होता था। जैसे अर्लियर एमएसएमई क्लासिफिकेशन दिया है ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट और इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का। अगर मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज हो तो इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा है, मतलब कि 25 लाख से कम है तो क्या हो गया माइक्रो, 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल, 10 करोड़ से कम है तो क्या हो गया तुम्हारा मीडियम। और सर्विस सेक्टर में 10 करोड़ से कम है तो जनरली, 10 लाख से कम है तो माइक्रो, उसके बाद 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल, 5 करोड़ से कम है तो मीडियम हुआ। वैसे ही अब नया डिफिनेशन ला दिया गया जो अभी वाला इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के आधार पर। तो अगर माइक्रो को देखते हो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग मतलब सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के आधार पर अलग रखा दिया गया और जनरली टर्नओवर के आधार पर अलग। तो देखो अगर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या हो गया, मतलब कि माइक्रो लेवल पर। देखो सर्विस सेक्टर को टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चरिंग को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। या 10 करोड़ से कम है तो मैन्यू स्मॉल, अब 20 करोड़ से कम है तो मीडियम, 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो सर्विस वाला, 50 करोड़ से कम टर्नओवर हो रहा है तो स्मॉल, और 100 करोड़ से कम है तो मीडियम।
तो ये वाला अभी वाला डाटा इम्पोर्टेंट है ना, इसको कर लेना कॉपी में अपने। चलो, एमएसएमई का डिफिनीशन अपना हो गया। वैसे ही बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बहुत सारा स्टेप लिया गया है। नया नया स्टेप लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को हमने एमएफजी लिख दिया, ठीक है ना। देखो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा स्टेप ली है अपना। एक स्टेप लाई है, जैसे जनरली फाइनली कोशिश किया कि एमएसएमई सेक्टर में कुछ ना कुछ मतलब एमएसएमई सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो, तो उसके लिए एनएमपी लाया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मतलब इसको कब अप्रूव किया गया? अक्टूबर 2011 में अप्रूव कर दिया गया। तो इसमें क्या कहा गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए, इनहांस करने के लिए, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इनहांस करके कितना लाना है, जीडीपी का 25%। और जनरली कहा गया कि एडिशनल 100 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट करना है। मतलब कि 10 साल में, ये सब 10 साल की बात है। कितना? 10 ईयर्स की बात है, एक डेकेड्स में। मतलब प्रोवाइडिंग सोशल फोकस टू इंडस्ट्री, ये भी करना है कि एक प्रकार से क्या करे, बोल सकते हो तुम कि इंडस्ट्री को एक प्रकार से कैप गुड्स भी सही से मिलना चाहिए। अगर मान लो कि कोई भी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एम्प्लॉयमेंट के इंटेंसिव में हो। मतलब एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा काम करने के लिए कहा गया, फाइनली समझो, है ना। इसी के अंतर्गत कहा गया है कि मतलब एक प्रकार से क्लस्टर का प्रमोशन किया जाए। क्लस्टर जानते हो ना, निम्स का स्थापना करो। निम्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन होना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनना चाहिए, निम्स। अभी इंडिया में कितने निम्स है यह अभी बताते हैं, देख लेना। करेंटली अभी इंडिया में जनरली 12 है। 12 में से 8 गो है जो डीएमआईसी के लॉन्ग है, और 4 गो जो बचा कौन है ना। नागपुर का मतलब कि कहाँ है, इसका टेबल बता देते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में, तुमकुर कर्नाटका में,
चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का, मेडाक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में समझना, ये भी आंध्र प्रदेश, यह कर्नाटका, और यह तुम्हारा हो गया महाराष्ट्र। ये 12 को जो निम्न है, ध्यान रखना। नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जो बनाया गया है, यह देखो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर ही 8 को पड़ता है उसमें, है ना। और बाकी 4 को तो ये रह गया, जिसको भी अप्रूवल मिल गया है। मतलब एक प्रकार से क्लस्टर बना देना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लस्टर, मतलब क्षेत्र। इस ये पूरा क्षेत्र में दिल्ली से मुंबई की ओर जो रास्ता जाता है हाईवे, उसके बीच में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री। तो यहाँ पर एक डीएमआईसी के बारे में भी डाल लो, और यहाँ 8 को कौन कौन है निम्न, जिसको लिख लेना। तो एक है डीएमआईसी प्रोजेक्ट, है ना। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, इसको बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसमें 8 निम्न बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। और इसको बोल सकते हैं कि 8 वो क्या है, एक प्रकार से इंडस्ट्री विलेज है या इंडस्ट्री टाउन बोल सकते हो। अब इस 8 को जनरली पहले एनएच से जुड़ा हुआ था, अब रेलवे से भी जोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे करके जुड़ ही गया है। बहुत ज्यादा और भी निम्न बनाने का प्लानिंग चल रहा है। देखो निम्न बनाने पर एक और बात को ध्यान में रखना होता है, EIA, है ना। उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, कि मान लो कि यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा स्टेट गवर्नमेंट को, या वहाँ के रहने वाले लोगों को कोई, मतलब कि कहीं कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सुखाड़ पड़ जाए, प्रोडक्शन घट जाए, और सारा इस सब का इम्पैक्ट को देखना पड़ता है नींद में, है ना। ये वाला EIA बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हर साल समझो कि पूछने की संभावना रहता है, कहीं ना कहीं EIA का कंसेप्ट आ ही जाएगा। एक आ गया नया स्टेट मैन्युफैक्चरिंग को जो बूस्ट करने के लिए क्या लाया गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। दूसरा दिल्ली, मतलब कि दिल्ली मुंबई या दिल्ली महाराष्ट्र बोल सकते हो, ऐसे मुंबई ही बोल लो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एस्टेब्लिश करना है। उसमें 8 को निम्न बन रहा है, बन गया है ना। कुछ और 4 को एक्स्ट्रा था, फिर भी EIA का उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी ध्यान में रखना है। फिर एक और बात, मैन्युफैक्चर FDI पॉलिसी आज आ रहा है, क्या चीज, FDI पॉलिसी। जनरली कोशिश किया जा रहा है कि हर चीज में, मतलब कि गवर्नमेंट का जो FDI पॉलिसी कहता है कि 51% तक FDI लाओ किसी किसी क्षेत्र में, कहीं कहीं
100% तक एफडीआई का लिमिट ला दिया गया है। किसी किसी सेक्टर में 74 या 75% तक एफडीआई लाया गया। इस सब एफडीआई पॉलिसी का रूट बना दिया कि कितना परसेंट गवर्नमेंट रूट और कितना परसेंट प्राइवेट के द्वारा एफडीआई लाया जा सकता है। एक बनाया गया ई बीज प्रोजेक्ट। अब ई बीज प्रोजेक्ट क्या होता है ये जान लो। ई बीज प्रोजेक्ट एक ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर करने का मतलब दो या दो से अलग कंपनी या संस्था एक साथ मिल के काम करते हैं तो ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है। जैसे ई बीज प्रोजेक्ट है ना, एक प्रकार से गवर्नमेंट कहा है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो क्या हो गया, तो ई बीज प्रोजेक्ट है ना, फिक्की एंड मतलब कि DIPP का ज्वाइंट वेंचर है ना, फिक्की एंड DIPP। मतलब यह प्रोजेक्ट प्रॉफिट के लिए नहीं है, तो एक प्रकार से बोल सकते हो ये सिंगल विंडो फैसिलिटेटर। कहने का मतलब एक ही, मतलब कि इन्वेस्ट डायरेक्ट, ईबी जो प्रोजेक्ट है इसमें डायरेक्ट आप एक ही तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी, मतलब कि एफटीआई लाता है कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो ईबीज प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट वेंचर है फिक्की और डीआईपीपी का। मतलब एक प्रकार से एक प्लान गवर्नमेंट इनिशिएट कर दी ईबीज के माध्यम से, ई गवर्नेंस प्लान की, आप डायरेक्ट उसमें बिजनेस यूजर बन सकते हो नेशनल लेवल पर। उसमें आपको मतलब कि एक प्रकार से यह ईबीज प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन, पढ़े होंगे G2B B2B C2C इंटरेक्शन, तो एक प्रकार से गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन है। मतलब कि एक प्रकार से कैंपेन चला रही है ना, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया जाए कैसे किया जाए, इंडस्ट्री का मतलब प्रमोशन हो, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट हो कैसे, तो ये सब क्या आया। देखो आज तो बहुत सारा प्लानिंग कर लिए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट बहुत सारा प्लानिंग कर रहा है। आज आया है, आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है इनिशिएटिव, मतलब कह सकते हो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में कहा जाता है कि गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि बिजनेस करना बहुत आसान बना रहा है, डायरेक्ट उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। नया क्रिएट हो रहा है NICA, मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अथॉरिटी।
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अथॉरिटी। इससे क्या हो रहा है कि आजकल क्या होता है कि अभी यह जैसे जैसे EIA करना है, किसी भी मान लो कि यह जो आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो वहाँ पर नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो उस पर फॉरेस्ट अगर क्लियर होगा, तो उससे वहाँ के एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको कैलकुलेट करना, या कुछ भी है तो उसके लिए एक संस्था होना चाहिए। NICA, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अथॉरिटी, इसलिए बनाया गया है। यहाँ पर इस अथॉरिटी का काम है कि लेबर रिफॉर्म करना, मतलब जितना भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लेबर काम करेगा, उसका लाइफ स्टाइल ये सब सही होना चाहिए। मान लो कि जॉब करता है वहां पर कोई, तो उसके लिए रहने खाने पढ़ाई लिखाई उसके बच्चों की सुविधा सही मिलनी चाहिए, सब इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर एक शब्द लिखे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। हर साल गवर्नमेंट, मतलब कि हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है, ये सबसे पहले जान लेना, ये कौन जारी करता है। वर्ल्ड बैंक क्वेश्चन पूछ देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा। वर्ल्ड बैंक का एनुअल रिपोर्ट है। तो हर साल रैंकिंग देखना होगा कि इंडिया का रैंकिंग कितना है इसमें। इंडिया बहुत नीचे है, मतलब इंडिया का रैंकिंग बहुत लो है, इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, इम्प्रूव करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारा रिफॉर्म लाना होगा। तो ऐसा कौन कौन सा रिफॉर्म लाना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म की बात करते हैं। बिजनेस करना आसान है मेक इन इंडिया के अंतर्गत, तो कैसे करोगे, उसके लिए होना चाहिए लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग, है ना। लाइसेंस का वैलिडिटी एक्सटेंड कर दो, है ना। एक और काम कर सकते हो, एक चेकलिस्ट बना लो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का, जो एक्सपोर्ट करता है। बना लो, चेकलिस्ट बना लीजिए। मेक इन इंडिया कर रहे हैं, तो मान लो कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस कर रहे हैं, तो उसका ऑनलाइन प्रोसीजर कुछ बना दो। जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंडस्ट्री या फार्म खोलते हैं तो इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है कि लोग पहले ही डर जाता है। वो सब। तो मेक इन इंडिया क्या था प्रोग्राम का, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, इसमें एक और बात कही गई। जनरली मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, इसमें आपको इंडिया को सबसे पहले इंडिया के लिए क्या करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट की बात। तो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आपको एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, फिर मान लो कि कोई कोई नया चीज इन्वेंट किया, तो उसके आधार पर पेटेंट जारी किया जाता है, तो ये सब करना पड़ेगा। मतलब कि एक प्रकार से बेस्ट क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
अभी एफडीआई के वेब पोर्टल पर जाकर देखोगे तो 25 सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। मतलब मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक काम किया गया है, एक कॉल सेंटर बनाया गया है इन्वेस्ट इंडिया नाम से। मतलब कि वह आपको गाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ असिस्ट करे, ये सब चीज। ई बीज प्रोडक्ट के बारे में बता ही दिए कि गवर्नमेंट, मतलब कि एक प्रकार से क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल बनाया गया है ई बीज प्रोजेक्ट। एक मिनट आगे क्या है, G2B पोर्टल है या G2B ऐसे लिखो। मतलब ये क्या करता है, इसमें कौन कौन आता है, फिक्की और DIPP, ये दोनों मिलकर का ज्वाइंट वेंचर है ई बीज प्रोजेक्ट। तो एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित, डिलीवरी सर्विस से संबंधित, मतलब उसका इंटायर लाइफ साइकिल के कैसे कैसे काम करता है वो सब समझ में आ जाएगा। ईबीज प्रोजेक्ट पर ही एक और काम अभी अवेलेबल है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस का जो पॉलिसी है ना, या इंडस्ट्रियल इसको बोल सकते हैं IL, या इंडस्ट्रियल इंटरप्रेनर्स मेमोरेंडम जो है, मतलब 24/7 अवेलेबल है, चौबीसों घंटा सातों दिन, मतलब वो अवेलेबल है। किस प्रकार से आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले सकते हैं, इंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, ये सब बताया जाता है उसको, है ना। फिर क्या किया, गवर्नमेंट एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा सेटअप किया गया है। स्किल को प्रमोट करना है इसमें। तो जनरली क्या होना चाहिए कि किसी भी, इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है, तो उनको ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए या पैसा कमाने वाला बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि स्किल का ट्रेनिंग दे दिया जाए। स्किल का क्या कर दे, ट्रेनिंग, कुछ स्किल का ट्रेनिंग ले लेंगे, कुछ सीख लेंगे तो अपना उसके आधार पर कुछ कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि जनरली अभी तो बोले, मतलब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कहा जाता है कि 25 गो सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है वेबसाइट पर। स्कूल में भी एक काम करना पड़ेगा, जैसे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है स्कूल में, तो इस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखो, एक बात अभी तक हम लोग सीखे, थोड़ा क्लियर करते हैं। अभी तक देखें कि इन्वेस्टमेंट का चैलेंज क्या है, तो ये बताया, मैं इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन क्या है, एफडीआई कैसे, किस चीज में अलाउ है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए क्या क्या अपना कोशिश कर रहा है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाया अक्टूबर 11 में, मैन्युफैक्चरिंग 25% होना चाहिए, जनरली जॉब क्रिएट होना चाहिए 10 साल में। निम्स एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन 12 गो, जिसमें 8 गो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही आता है, 4 गो ये सब है।
डीएमआईसी प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 8 यूनिट बनाए। तो यह डीएमआईसी को अगर इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडस्ट्री को, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी ध्यान में देना पड़ेगा। एफडीआई पॉलिसी लाया, कहीं 50-51%, कहीं 100%, कहीं 75%। गवर्नमेंट अपना फिक्स किया, ईबीज प्रोजेक्ट लाया गया, ज्वाइंट वेंचर किसके द्वारा, आईसी मतलब फिक्की क्या, फिक्की और डीआईपीपी के अंतर्गत जो नॉन प्रॉफिट मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट है या प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया, सिंगल विंडो फैसिलिटेटर है कोविड टू बिजनेस के लिए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया। फिर एनआईसी मतलब कि निम जैसब का जो स्थापना किया जा रहा है, इसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अथॉरिटी बनाया गया। यह क्या करेगा, ईआईए को ध्यान रखेगा, लेबर के रिफॉर्म को ध्यान में रखेगा। फिर मेक इन इंडिया चला है ना, मेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर जनरली मेक इन इंडिया कहा गया कि इंडिया में कुछ भी अपना बनाना चाहिए। तो हर साल वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स निकालती है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स। इसमें इंडिया का 140 के आसपास रैंक रहता है। मतलब इंडिया का रैंक बहुत कम होने के कारण उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो इंडिया में मेक इन इंडिया कैसे बिजनेस कैसे होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को लिबरल करना होगा, उदार करना होगा, लाइसेंस की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एस्टेब्लिश करना होगा, उसका चेक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि उसके बाद एक कॉल सेंटर बनाना है, तो बना भी है, जो हमेशा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए गाइड करे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, पॉलिसी बना। ये भी जो प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट टू बिजनेस फिक्की और डीआईपीपी का पोर्टल के रूप में है। मतलब उसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस के बारे में दिया गया है, एक इंडस्ट्रियल इंटरप्रेस मेमोरेंडम, मैंने 24 घंटा 7 दिन काम करते रहता है। स्किल डेवलपमेंट एक हो गया आया गवर्नमेंट का इशू, उसमें स्किल का ट्रेनिंग देना है, स्कूल कॉलेज ये सब में आपको एक प्रोग्राम चलाना चाहिए स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन, उसको सिखा दिया जाए, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जो बाद में आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखोगे तो चलता है, शुरू हुआ है। आजकल फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोग्राम चल रहा है, फॉरेस्ट क्लियर कर करके एक प्रकार से आपको इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है कि कितना लेवल तक फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एजुकेशनल ग्रोथ के लिए बहुत सारा अपना प्रक्रिया लाना चाहिए। कुछ हम लेबर सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं, यहाँ था ना लेबर इंडस्ट्रियल, है ना, लेबर रिफॉर्म। मतलब कि लेबर सेक्टर जो श्रम सेवा है उसमें सुधार की बात है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप ली है ना। एक इसको बोलते हैं हिंदी में, श्रम लिखा गया, श्रम सुधार, सर या नहीं, श्रम सुविधा। एक पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल मतलब समझते हो, वेब पोर्टल मतलब कि आपका ऑनलाइन एक पेज बनाया गया, देखो दिखाते हैं। देखो श्रम सुविधा आ गया, वेब पोर्टल। यह है गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत श्रम सुविधा, वन स्टॉप शॉप फॉर लेबर कंप्लायंस। अब इसमें अपना क्या होता है, लेबर एक अप्लीकेबल एक्ट कौन कौन है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग ईपीएफओ के बारे में, इस सब के बारे में पता चल जाएगा। जितने भी काम करने वाले हैं उसके लिए, जो भी इंडस्ट्री में जो इस सब में काम करते हैं उसके बारे में। देखो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये सारा एम्प्लॉयमेंट इसमें दिया गया है। मतलब इसमें जान सकते हो कि कौन सा ईपीएफओ के बारे में जान सकते हो कि मेरा रिटर्न कितना मिलेगा, स्टार्टअप स्कीम क्या है, ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है इसमें। तो ये सब श्रम सुविधा के बाद पोर्टल के बारे में दिया गया है। एक लेबर रिफॉर्म सेक्टर रिफॉर्म के लिए एक श्रम सुविधा पोर्टल बना दिया गया।
मतलब कि उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसे अपना सर्टिफिकेट भर सकते हो। मतलब कि एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम आ गया है कि लेबर सही से काम कर रहा है कि नहीं, कि उनकी रिस्क क्या है। मान लो कि तुम काम कर रहे हो, तुमको बहुत हार्ड काम करवाया जा रहा है कम पैसे में और वो करने लायक नहीं है, तो उस पर तुम डाल सकते हो डायरेक्ट अपने बारे में। मान लो कि तुमसे 12 घंटा काम करवाया जा रहा है, काम 8 घंटा करना है और नहीं करोगे तो पेमेंट नहीं देगा, तो उसके लिए उस पर अपना एप्लीकेशन दे दो। ये सब होता है। एक यूएएन बनाया गया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जैसे एगो पीएन होता है ना, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन होता है, वैसे यूएएन बनाया गया। तो क्या है, जितना भी जो काम करता है उसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एम्प्लॉय के लिए जो भी काम करने वाला एम्प्लॉय है तो उसको एक पीएफ अकाउंट दे दिया गया। तो उसमें यूएएन नंबर दे दिया जाता है। इसको तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर तुम किसी कंपनी में जाके प्राइवेटली कोई काम करता है तो उसको यूएएन नंबर मिल जाता है जनरली, और उसी में पीएफ कटवा कटवा के जमा किया जाता है। फिर एक आया अप्रेंटिस एक्ट 1961। जनरली यूथ कैसे इंडस्ट्री में काम करे उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए एक्ट लाया गया है। अप्रेंटिस मतलब जैसे ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और कुछ दिन तक, 6 महीना 7 महीना तक, साल भर तक अप्रेंटिसशिप करने के लिए चले जाते हैं ना, अप्रेंटिस करने के लिए। 6 महीना तक हम काम सीखेंगे, उसके बदला में कंपनी कुछ पैसे देती है और तुम्हारा ट्रेनिंग दे देता है, तुम्हें को सर्टिफिकेट दे देता है। वैसे ही एक है अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना लाया गया। मतलब कि इसमें क्या किया गया, एक योजना जनरली इस प्रकार से बनाया गया कि एमएसएमई को सपोर्ट हो सके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सपोर्ट हो सके। माइक्रो स्मॉल मतलब मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में बता ही दिए हैं कि क्या होता है ना। इसका डिफिनेशन है अपना पुराना डिफिनेशन। माइक्रो इंडस्ट्री क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री क्या होता है, मीडियम इंडस्ट्री क्या होता है। टोटल इतना बात समझ में आया। इसमें कुछ पूछना है? चलो चलो, नहीं समझ में आया ना। तो इंडस्ट्री वाला ना आज वीडियो अभी तक नहीं डाला है। अगर डाल देगा तो हम जैसे यूट्यूब पर डाल देंगे ना अपने चैनल पर, तो वहां से देख लेना। तीनों एक साथ देख लेना। मेरा यूट्यूब पता है ना, यूट्यूब आईडी। यूट्यूब पर अपना सब खोज लेना, कोचिंग का नाम लिखोगे तो अपने पता चल जाएगा, मिल जाएगा। अभी नए बनाए थे। मेरे को दिखा देते। एक मिनट। जैसे यहाँ पर सर्च करोगे ना यूट्यूब में जाके, तो यहाँ पर सब दिखाता है कि नहीं, हम भी थोड़ा सा। अब यहाँ दिख रहा है ना, सर्च करोगे नहीं दिखाएगा क्या? ये तो कहाँ है? ये तो बाजीराव का दिखाने लगा। दिखाना तो सही है।
तो देखते हैं, अकाउंट दिखाता है कि मैं इसमें कुछ-कुछ खुल जाएगा, कहीं मेरा खुद इसमें खुला हुआ है ना, इसलिए रुको हम शेयर ही कर देते हैं। शेयर कैसे होगा पता भी नहीं। यही चैनल है, इसे इस पर दिखाता है कि नहीं ऐप में, टीचमेंट ऐप में, यूट्यूब? तो देखना मिल जाएगा, उसमें भी हम डाल दिए थे अपना आईडी। अब ठीक है, कर लो। नहीं तो हम लिंक भेज देंगे। देखो, बंद कर दो। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब तो समझ में आ गया थोड़ा-सा, नहीं आया होगा तो शुरू से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्री वाला इसे चैप्टर एक बार पढ़ लेना बुक से, और तब पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। देखो, अब तुम लोग गवर्नमेंट का जो योजना पढ़ने के लिए बोले थे, उसको पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे। तो जनरली जो मेक इन इंडिया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है, या पूछा भी है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में मेंस में। मतलब मेक इन इंडिया के बारे में अगर कुछ लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इसका एम ही है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मतलब कि एक प्रकार से इम्प्रूव करना या रिवाइव करना। देखो, हम शॉर्ट में मैन्युफैक्चरिंग को एमएफजी लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। नहीं तो बता दिए हैं, है ना। जनरली दो सेक्टर है, मतलब कि एक प्रकार से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के पोटेंशियल को इंक्रीज करना, यही है काम इसका। तो उसके लिए गवर्नमेंट अपना बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक ले आए कि प्रोडक्टिविटी हाई होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी वेरी हाई होना चाहिए, मतलब इनकम इंक्रीज करे इससे। और तुम्हारा रैपिड ग्रोथ होना चाहिए प्रोडक्टिविटी में। रिसोर्स को अट्रैक्ट करे, है ना, क्रेडिबिलिटी हो। तो ये सब चीज मेक इन इंडिया के अंतर्गत आता है। और 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में, इसका क्या क्या लाभ है सो दिया गया था। इसको किस प्रकार से आसान बनाना है इंडिया में, उसके लिए टूल्स, है ना, सब्सिडी दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग को, है ना, जो छोटे छोटे एमएसएमई के रूप में है, तो ये सब करना पड़ेगा इसके लिए, मेक इन इंडिया के लिए। तो मेक इन इंडिया का भी थोड़ा सा पढ़ लेना क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है वहाँ की रोड, बिजली, ये सब की सुविधा कैसे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल सकते हैं लाइफ लाइन, या जैसे शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी इंडस्ट्री का प्राइम मूविंग फोर्स कहला सकता है, प्राइम मूविंग फोर्स, है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इंडस्ट्री डेवलप होगा ही होगा। जैसे मान लो कि हमको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लैपटॉप, मोबाइल, ये सब
नेट ये सब की आवश्यकता पड़ रही है। वैसे ही इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिजली की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर कुछ प्रोडक्शन होता है अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए उसके पास कैपिटल होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ एक बार पानी से डूब न जाए, भूकंप नहीं आए, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है। हाउसिंग सुविधा अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर सीवेज जो होता है वो सब, वाटर सप्लाई ठीक-ठाक होना चाहिए। अर्बन एमिनिटी जो होना चाहिए, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी इंडस्ट्री का लाइफलाइन हो गया, है ना? उसके साथ ही गवर्नमेंट को भी नया-नया टेलीकम्युनिकेशन का मीडियम अवेलेबल कराना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेशन के माध्यम से, मतलब टैक्सेशन में कुछ फंडिंग करना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद। तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? पावर सेक्टर में सुधार लाएगी। पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाएगा, है ना? जो रोड पर तुमसे चार्ज लिया जाता है टोल के रूप में, रोड यूजर चार्ज लिया जाए, लेकिन रोड को अच्छा बना दिया जाए, है ना? रेलवे का जो भाड़ा होता है, उसमें सुधार की जरूरत है। रेशनलाइज कर दो, सबके लिए सेम कर दो। तो इससे क्या होगा, तो जनरली इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड अच्छा, अगर मान लो कि तो मोदी जी का एक प्रोजेक्ट है रेलवे से संबंधित, हाँ, क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट डीएफसी। हाँ, डीएफसी। तो डीएफसी में क्या होता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में बना भी है, बन भी रहा है, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारा लग रहा है रेलवे के अंतर्गत। अगर अच्छा, उसमें सिर्फ मालगाड़ी चलाया जाएगा, मतलब कि ऐसा मालगाड़ी की जिस पर एक के ऊपर एक दो तीन तल्ला, मतलब बड़ा बड़ा, और हाँ, डबल डेकर ट्रिपल डेकर डेकर टाइप का बना हो। उसके लिए इंजन भी बना है, मधेपुरा में ही इसके लिए इंजन बनाया है 12,000 हॉर्स पावर का। बिहार का ही करंट अफेयर हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। ध्यान तो नहीं है हमको, लेकिन बता देंगे, कुछ नहीं, देखना पड़ेगा, इतना तो जाके पूछ लेना पड़ेगा। छौ, हाँ, छौ बहुत कम होता है। 8,000 के आसपास मैक्सिमम होता है, वो बना दिया 12,000 की। जनरली जैसे सिविल एविएशन सुधारना पड़ेगा, जैसे, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिविल फिर अब नहीं चलना शुरू हो गया ना। सिविल एविएशन के सेक्टर सेक्टर में काम करना होगा। जो गवर्नमेंट इतना वैट वैट लगा के रखी है, उसको हिसाब से करना पड़ेगा कि लोग इसका यूज ज्यादा करें। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, उड़ान लाया ही है पूरे देश का आम नागरिक। देखो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा, जैसे आजकल गवर्नमेंट का योजना चला है जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जवाहरलाल नेहरू नेशनल रिन्यूएबल मिशन, है ना? फिर यूआईडीएसएसएमटी स्कीम है। ये सब जनरली बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत बहुत सारा नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाया गया। तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा योजनाएं लाई है। और देखो, तुम लोग को जो भेजे थे उसमें भी दिखाते हैं, उसको भी बहुत जरूरी है देखना। ये क्या खुल गए?
करंट अफेयर कहाँ? चलिए फिर करंट अफेयर मिल जाएगा, मिल जाएगा, 1 मिनट। तुम लोग को भेजा था ना व्हाट्सएप में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर वाला सब पढ़ लिए हो तुम लोग? कितना बार बोले थे पढ़ लेने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत भी पूरे देश का आम नागरिक उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, कुछ अदर स्कीम है जिसका नाम जानना जरूरी है। समझ में आया था कुछ कुछ? चलो कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सब। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कोयला के अंतर्गत देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखो, स्टार्टअप इंडिया, कंपेन सेक्टर, चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम क्या है, मेक इन इंडिया, देखो यहाँ है ना मेक इन इंडिया ना, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम क्या है, आज तुम लोग को पढ़ने के लिए हम दे देते हैं। हिंदी वाला में देखना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कितना पेज में है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कोयला के अंतर कोयला मंत्रालय है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय, यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ोगे ना वो सब? तो फायदा करेगा पढ़ लोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसको है। तो आ जाते हैं तो इंडस्ट्री में अब कुछ ज्यादा रखा हुआ नहीं है, जब उतना पढ़ ही लोगे तो थोड़ा सा मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना होगा एनर्जी को लेकर, एनर्जी के प्राइसिंग को लेकर ये कंसेप्ट आता है, एनर्जी प्राइसिंग। तो जो किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है, किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो एनर्जी है ना, अगर सही से अवेलेबल होगा तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रोडक्ट बहुत टाइम टू टाइम और डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच नहीं हो पाएगा, टाइम टू टाइम पहुंच पाएगा। तो एनर्जी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब्सिडी देने की बात की जाती है, सब्सिडी देता भी है। जैसे कोयला के लिए कोल प्राइसिंग की बात होता है, तो उसके लिए एक सिस्टम लाया, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीवी। अब उसी के आधार पर उसका कॉस्ट फिक्स किया जाता है कि कोयला का कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये सब कौन से कोयला को डोमेस्टिक यूज किया जाएगा, कौन को कहाँ। आज एलपीजी
है ना? एलपीजी में सब्सिडी मिलता है कुछ ना कुछ। अब तो कट गया है, बहुत मिलता था। टैक्स वैक्स लगा के फिर सब्सिडी दे देता है। तो एनर्जी को प्राइसिंग करना पड़ेगा सही से, एक हिसाब से, है ना? इसी के लिए एनर्जी को अगर जैसे गैस निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, एक स्कीम लाया गया है एनईएलपी, नेशनल न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि मतलब कि कितना निकालना है, एक्सप्लोर करना है किसी एलपीजी को, उसके लिए नया नियम बना दिया गया। डीएफसी के बारे में थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। दो को बनाया गया है, एगो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एगो वेस्टर्न पूर्वी और पश्चिमी। इसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में क्या होता है, रेल ट्रांसपोर्ट होता है। मेगा रेल ट्रांसपोर्ट मतलब इसे रेलवे के द्वारा सामान को भेजा जाता है। जैसे इससे क्या होगा कि जैसे इंडस्ट्री से कोई भी सामान मार्केट में जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, तो सिर्फ उसमें मालगाड़ी नहीं, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगा, सिर्फ मालगाड़ी चलेगा। तो क्या होगा कि उसका फेयर रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। और फेयर रिड्यूस होगा तो टाइम टू टाइम प्रोडक्शन पहुंचेगा लोगों, कस्टमर और होलसेलर के पास। और दूसरा क्या होगा कि तो फाइनली जो होलसेल प्राइस डिक्रीज कर जाएगा कुछ ना कुछ। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है जनरली 1839 किलोमीटर लंबा। वैसे ही वेस्टर्न भी बन रहा है 1499 किलोमीटर लंबा, है ना? तो सारा की लंबाई कितना है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, सब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। कौन कौन उसको फंड कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे बिहार का कौन सा क्षेत्र किस में आएगा, जैसे मुगल सराय सबसे होते हुए जाता है। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक पीपीपी मॉडल लाया गया। पीपीपी समझते हो ना? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि आज जो डीएफसी चलने जा रहा है, इंडिया में चल भी रहा है, उसमें पीपीपी का बहुत योगदान है। मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं कि अपना डेवलपमेंट, जैसे अडानी हुआ, अंबानी हुआ, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे को डेवलपमेंट करने के लिए पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको चला रही है। तो एक प्रकार से मतलब कि नया डिजाइन लाया गया है। डेडिकेट मतलब कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी शुरू हो गया है, शुरू भी हो गया है चलना गाड़ी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। एक बात और जान लो, बूस्टिंग एनर्जी सेक्टर मतलब एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने की आवश्यकता है। बूस्ट करने का मतलब है, इकोनॉमिक सर्वे में आया था, न्यू गैस प्राइसिंग फार्मूला लाना है। हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल को रीअसेस करो, मतलब कि ज्वलन शक्ति उसका कितना है, इसका पता लगाना जरूरी है।
जैसे गैस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मतलब कि कुछ एक लेवल तक सब्सिडी देना गैस को लेकर। आज तो एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सा ज़्यादा स्कीम आया है या थोड़ा-सा गवर्नमेंट सोच रही है। रेलवे को ग्रोथ के लिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट, उसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे को ग्रोथ इंजन माना जाता है। जैसे बहुत जगह ब्रॉड गेज बनाए जा रहे हैं, जो पहले से पतली लाइन था। देखो रेलवे का जो 2 पटरी होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको गेज बोलते हैं। 2 लाइन के बीच की रेल लाइन के, इसको पटरी को रेल बोलते हैं, रेल। और ये दोनों को मिलकर पटरी, एक होता है स्मॉल गेज, मीडियम गेज और ब्रॉड गेज। 1676 मीटर इसका, 1676 सेंटीमीटर क्या हम बोल देते हैं, 167.6 सेंटीमीटर उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो आज बहुत सारा कंप्लीट किया गया, उधमपुर कटरा ब्रॉडगेज लाइन, मेघालय को रेल से जोड़ दिया गया है। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन, वही मेघालय साइड तक, मेघालय से अब मिजोरम भी बन रहा है। मिजोरम तक जनरली पूरा स्टेट में अब नॉर्थ ईस्ट का धीरे धीरे जुड़ जाएगा रेलवे से। नेक्स्ट सिक्किम में अभी शायद नहीं। नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग चल रहा है, जैसे क्रिस के माध्यम से, जैसे आपका ये है आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट ले लो। फिर स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है कहीं कहीं घूमने के लिए प्रीमियम के आधार पर। सोलर एनर्जी को ज्यादा यूज करने की बात की जा रही है। हर एक तो स्टेशन पर ट्रेन के अंदर वाईफाई ब्रॉडबैंड मिल जाएगा कनेक्शन, है ना। ई कैटरिंग की सुविधा ट्रेन में लाई जा रही है। चाइना से कॉपरेशन किया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है चाइना के साथ, है ना। कोल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट लाया गया रेलवे के लिए। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा काम होकर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, सरकार भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। 1 मिनट, थोड़ा सा तुम लोग को बुक से रिवीजन करवा देते हैं, टाइम है ये है, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो हिंदी वाला है, खोल के बता देते हैं कुछ कुछ। फिर भी कुछ, अब लगता है कुछ सिलेबस खत्म हो रहा है। देखो अभी तक हम इंडस्ट्री में तुम लोग को क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ना है जनरल इंडस्ट्री के बारे में, जो बेसिक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ना था, स्टार्टअप, रेलवे, सड़क के बारे में कुछ कुछ नॉर्मल पीपीपी मॉडल क्या क्या उसका कंप्लायंस है। तो आप लोग को इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ाए ही है ना। इशारा 1948,
अब दिख रहा है अब। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कितना 1948 का पढ़ा है, 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना। फिर आपका 1969 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या था, वो सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर 1973 वाला, 77 का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फिर 85-86 का, 80, 85, 86, ये सब देख लो, छोटा नहीं है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना, फिर से पढ़ लेना। MRTP एक्ट क्या है ना। डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री को, उद्योग से लाइसेंस को कैसे हटाया, लाइसेंसिंग को हटाया गया, फेरा को फेमा में बदला गया। इंडस्ट्री का लोकेशन किन बात पर निर्भर करता है, कहाँ इंडस्ट्री लगाना है, ये सब। डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताए, कल ही हम बताए थे इसी के बारे में। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब सरकार क्या करता है, अपना शेयर को जब बेचता है तो डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो दो टाइप का डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, टोकन डिस इन्वेस्टमेंट और एक स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, है ना। सामरिक विनिवेश और सांकेतिक विनिवेश। और कैसे कैसे विनिवेश होता है डिस इन्वेस्टमेंट, उसको करेंट डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, मतलब डिबेट उस पर क्या हो रहा है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में क्लियर किए थे। स्थापना कब, जनवरी 2005 में हुई थी। जनरली वह भारत की संचित निधि से अलग है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वहीं से आता है, एक प्रकार का म्यूचुअल फंड के रूप में है ना। रिस्ट्रक्चरिंग NIF को फिर से, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को फिर से रिस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही, जनवरी 2013 में। जनरली कुछ कुछ पर काम किया गया है। MSME सेक्टर के बारे में अभी बताए हैं। MSME सेक्टर क्या होता है, मतलब कि MSME सेक्टर कितना रुपया पर MSME आता है, देखो उसको भी बता देते हैं। MSME का पहले का डेफिनेशन क्या था, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है तो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे, 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख से ज्यादा है तो स्मॉल इंडस्ट्री। फिर 10 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो मीडियम इंडस्ट्री हो गया। सर्विस इंटरप्राइजेज में 10 करोड़ से 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो होगा। फिर 2 करोड़ से कम है, 10 लाख से ज्यादा है तो स्मॉल होगा। 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम तो मीडियम इंटरप्राइजेज होगा, सर्विस इंटरप्राइज होगा। लेकिन यह डिफिनीशन धीरे धीरे बदल के अब ये ला दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में, जनरली मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो सर्विस सेक्टर। फिर आपका 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो जनरली स्मॉल इंडस्ट्री हो जाएगा। और 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है, लेकिन ये दोनों से 10 और 50 से ज्यादा होना चाहिए तो मीडियम है। डिफिनेशन समझ में आ गया। अभी जो करेंट डिफिनेशन चल रहा है MSME का, वो पुराना वाला क्या था। दोनों, तो नया नया तरीका अपना ला दिया गया। फिर बताए थे अभी UAM, उद्योग आधार, मतलब एक प्रकार से बनाया गया, एक नंबर ला दिया गया, UAM नंबर, जिसके आधार पर क्या होता है, PF अकाउंट बनाया जाता है। मतलब सेक्टोरल रिफॉर्म क्या है, स्टील इंडस्ट्री में रिफॉर्म होना चाहिए, एल्युमिनियम इंडस्ट्री में रिफॉर्म होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट की बात की न जानी चाहिए। देखो, अप्रेजल और फुटवेयर सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर क्या होता है कि जनरली जो कामकाजी महिलाएं होती है ना, वो अपना छोटा छोटा इंडस्ट्री खोल के, मतलब कि अपने आप को डेवलप करने की बात करती है, जैसे फुटवेयर के बारे में। ऐसा नहीं, चप्पल पहनने वाला समझ लेना तुम। क्या क्या है उससे संबंधित कुछ कुछ। FDI के बारे में बता ही दिए। FDI क्या होता है कि मतलब एक प्रकार से प्राइम मोटिव फोर्स हो जाता है
कि कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करे आपके इंडस्ट्री में, तो एफडीआई हो गया, तो अलग-अलग क्षेत्र में एफडीआई की बात की जा रही है। जैसे बीमा और पेंशन निधि में 26% ऑटोमेटिक रूट से और डिफेंस में 49% एफडीआई की अनुमति है ना? फिर देखो चिकित्सा में 100% रेलवे सब में 100% एफडीआई की अनुमति दिया गया है। खाद्य उत्पादक में भी 100% एफडीआई, बैंकिंग में नहीं, सब में कितना-कितना एफडीआई है, कब-कब लाया गया। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के द्वारा, और उसमें क्या है कि 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की प्राप्ति है कि व्यवसाय शुरू करना कितना आसान है ना? निर्माण की अनुमति से निपटा है ना? बिजली मिलना है कि नहीं? जायदाद जो ज़मीन है, अगर इंडस्ट्री खोलते हो तो ज़मीन चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं? लोन मिल रहा है कि नहीं? इन्वेस्ट अगर कोई कर रहा है तो उसका सिक्योरिटी है कि नहीं? टैक्स सही से भुगतान हो रहा है कि नहीं? अगर हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं तो हो उसका सिस्टम क्या है? इस सारा चीज़ को वहाँ का लेबर दिवालियापन का समाधान करना, उन सबको देखते हुए जनरली तो उसमें देखा गया कि इंडिया की स्थिति बहुत खराब है, तो आगे उसको सुधार करने की ज़रूरत है। फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम यहाँ है, क्या होना चाहिए इसके बारे में? देखो अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिए कौशल विकास पर जोर दे रहा है, इस सब पर 25 क्षेत्र। उसका लोगो देख लो, मतलब अशोक चक्र से लिया गया है मेक इंडिया का प्रोग्राम का लोगो। उसमें एक जग भरता हुआ शेर रहता है, दाँतदार पहिए से बना हुआ। म बहुत अच्छा लोगो रहता है, लोहा का बनाया जाता है, लगेगा कि उसमें मशीन टाइप का शेर है। अभी उसकी किसमें कितना फ़ायदा दे रहा है। स्टार्टअप इंडिया लाया गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम जब 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, तो उसके अंतर्गत क्या है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जिस प्रकार शरीर के लिए प्रोटीन का अर्थ पड़ता है, उसी अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है ना? प्राइम मूविंग फोर्स है, उसके विकास के, इंडस्ट्री के विकास के लिए ऐसे अच्छी सुविधा क्या होना चाहिए, इसके अंदर परिवहन होना चाहिए, संचार होना चाहिए, जल आपूर्ति, मतलब अच्छा सुख सुविधा ये सब होना चाहिए, तभी किसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। ये सब ना है। थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा-सा उदय स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेना। डिस्कॉम स्कीम है, मतलब चौबीसों घंटा सातों दिन तक ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा का मिलता रहे, मतलब बिजली सही से मिलते रहे, उसके लिए डिस्कॉम स्कीम लाया गया, उदय डिस्कॉम। नेशनल एलईडी प्रोग्राम लाया गया जनवरी 2015 में सरकार के द्वारा। सस्ती दर पर एलईडी लिया जाएगा तो क्या होगा कि जनरली जनरली सबको जब एलईडी मिलेगा तो जनरली कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम जाएगा और ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा। फिर स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम हर जगह, उससे जो पैसा बचेगा स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाएगा, रोडों पर भी बिजली मिलता रहेगा। ये सब बात है एलईडी में। फिर देखो रेलवे में काम किया गया, बहुत सारी चुनौती है ना? गाड़ी का तीव्रता बढ़ाने की क्षमता के लिए, मतलब कि गाड़ी स्पीड और चले, उसके लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत था। इसके लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हाई स्पीड ट्रेन बनाया जा रहा है, बंदरगाह से कनेक्ट किया जा रहा है ना? उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ये सब चीज़ हो रहा है। हाई स्पीड ट्रेन और जापान के द्वारा भारत सरकार क्या है, एक प्रकार से मंजूरी प्राप्त की है कि हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में बनेगा। रोड के लिए एनएच बनाया जा रहा है, स्टेट हाईवे बनाया जा रहा है, सब मिलाकर भारत में बहुत ज़्यादा रोड बनाने की बात की जा रही है। उसके लिए गवर्नमेंट अपना हेल्प करेगा। फिर सिविल एविएशन के क्षेत्र में काम करना है। समुद्री कार्य सूची 2010-20 और ये भी देख लो, स्मार्ट सिटी मिशन, समझ रहे हो ना? सबको एक है ना? प्राइवेट सेक्टर और अर्बनाइजेशन, मतलब कि निजी क्षेत्र और शहरीकरण के बीच क्या है? जमशेदपुर मॉडल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे एक प्राइवेट सिटी है और जनरली टाटा कंपनी उसको पूरा एकदम ध्यान में रखता है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई भी चीज़ को प्राइवेट बना दिया, फिर बहुत दिन तक पैसा कमाया, फिर उसको गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर दिया, तो उसके लिए एक रूल होता है बीओटी टोल,
जैसे बनाओ चलाओ हस्तांतरित करो, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाला टोल है कि कोई भी एनएच बनाया जाता है तो सरकार टेंडर निकालती है और टेंडर भर के रोड बनाया, उसके बाद वो अपना टोल टैक्स लगा दिया प्राइवेट वाला कंपनी और बहुत दिन तक पैसा वसूलते रहा टोल टैक्स। जब उसका पैसा निकल गया तो गवर्नमेंट 10-12 साल के बाद उसको उसका टोल फ्री कर देती है। उसके बाद सरकार अपने हिसाब से उसका देखरेख करना शुरू कर देती है। वैसा ही होता है एक और बीओटी इम्यूनिटी, है ना? वैसे ही तीसरा पीपीसी मॉडल, ये सब पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही मॉडल है ना? हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल, ये सब मॉडल को पढ़ लेना। स्विस चुनौती मॉडल क्या है? पेट्रो पेट्रोलियम सेक्टर में क्या चिंता बना हुआ है? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में थोड़ा जान लेना, क्या है भारत में कितना परसेंट कितना रिन्यूएबल एनर्जी। कहने का मतलब दो एनर्जी होता है, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल कहने का मतलब कि जो इसका क्षय न हो, सोलर ऊर्जा। अगर एक बार सोलर पावर प्लांट लगा देंगे तो बिजली, पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली, बायोमास, ये सब खत्म नहीं होने वाला ऊर्जा स्रोत। अपने घर के ऊपर सोलर प्लेट लगा दो, सोलर पार्क बनवा दो, सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पंप, सोलर सिटी बनाया जा रहा है। आजकल क्या होता है कि बहुत बड़ा तालाब है, पोखरा है या कोई ऐसा जगह जो बेकार है, सोलर ट्री का कंसेप्ट आया है, वहां पर सोलर प्लेट एक लाइन से बना दिया जाए, बिजली उपलब्ध होगा उससे। सूर्य मित्र, ये सब योजना सब है। लॉजिस्टिक सेक्टर समझते हो ना आजकल, तो उसको वही 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 हाउसिंग पॉलिसी लाया गया। तो नॉर्मली बहुत सारा ये सब कुछ है नहीं, सीधे ही सबको पढ़ते जाना है, इसमें सब कुछ रटने की नहीं है, करंट अफेयर का चीज है। अभी जो चैप्टर है आपका सर्विस सेक्टर, छोटा सा चैप्टर है, उसको हम कहोगे तो आज ही क्लियर कर देंगे, हमको कुछ नहीं है इसमें। तो उसको प्राइवेट हैंड भी होगा, पब्लिक हैंड भी होगा, लेकिन सही से सबको उपलब्ध होना चाहिए। उसमें मेन कंसेप्ट होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, वहां भी पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो सामान गांव गांव तक पहुंचा रहा है ना, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सिस्टम, उसमें भी अलग अलग टाइप्स का आता है, देखो दिखाते हैं। देखो, उत्पाद और इसके निर्यात उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, उसको कैसे पैकेजिंग करना है, कैसे भंडारण करना है, किस प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको पहुंचाया जा सके, मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके लोगों तक पहुंचाया जा सके, ये सब आता है उसके अंतर्गत, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंतर्गत। इससे बहुत लोग को रोजगार मिल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जीएसटी किस प्रकार से इससे इनकम हो सकता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जीएसटी तो पे करेगा नहीं, लेकिन वही लॉजिस्टिक में आ जाएगा, ई कॉमर्स में आ जाएगा तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा, होगा ना? तो हम गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उसमें लागत कम भी होगा, निर्यात भी बढ़ेगा, उसका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का स्थिति कितना हो गया है। अभी प्रेजेंट वाला देखोगे, पहले वाला नहीं। इस सबसे क्या होगा कि लोग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ये सब बढ़ते जाएगा, यही सब बात है। हम लोग को वैसे नहीं ना पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कि गवर्नमेंट को इससे क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज। डाटा नहीं रखना, कंसेप्ट समझ लेना है, बात खत्म। हाँ, एक और बात आप लोग से कहना चाहते हैं। एक ना हम करंट अफेयर का बैच शुरू करने वाले हैं, डेली डेली 1 घंटा रात में, उसका कोई किसी को भी नहीं लगेगा। हेलो, सब सुनाई दे बोलते हैं? 8 बजे, 1 घंटा। अब सब दिन थोड़ी चलेगा, 1-2 महीना। देखो हम बनाए भी है, दिख रहा है ये वाला क्लासरूम आईडी, है ना? फी 0 रुपया पर मंथ, मतलब लेकिन ये में वही है कि हम सिर्फ करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे सिर्फ सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जितना भी कोचिंग वोचिंग वाला जितना भी कंपटीशन वाला करंट अफेयर सब है ना, जैसे विजन का हो गया, इनसाइट का हो गया, टोटल करंट अफेयर का डिस्कशन कर देंगे 1 से 2 महीना के अंदर। थोड़ा सा ही टफ चीज होगा आप लोग के लिए, जैसे हम दिखाते हैं। 1 मिनट ये वाला हम वीडियो को ऑफ कर दें।